हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका बुनियाद गुरु। और जियोग्राफी के फर्स्ट वीडियो के बाद में हम सेकंड वीडियो लेने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं वो आप यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या उपस्थित है। जैसे मंदाकिनियां होती है, निहारिकाएं होती है, तारामंडल जिसे नक्षत्र कहते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह। जैसे हम बात करें कि सूरज एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। और हमारे ये जो सौर मंडल है ये हमारी मंदाकिनी है ना। मंदाकिनी का मतलब होता है तारों का समूह। देखिए अभी आगे हम इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को लेने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं बिना समय बर्बाद किए हम जल्दी से जल्दी इसको कम समय में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी क्या होती है? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंदाकिनी क्या है तो आपको बताना है कि अरबों तारों का या असंख्य तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाती है? मंदाकिनी कहलाती है। मंदाकिनियों में जो तारे होते हैं उनके मध्य क्या एक मतलब हम कह सकते हैं कि बल कार्य करता है, इसलिए वो वहां पर इकट्ठे। देखिए समझिएगा, बहुत सारे पीपल्स हैं, अब वहां पर एक दूसरे के मध्य कोई रिलेशन होता है तभी तो संबंध होता है, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो मंदाकिनियों में भी बहुत सारे तारे हैं तो उनके मध्य किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें तो एक गुरुत्वाकर्षण बल, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, एक आपने विद्युत चुंबकीय बल सुना होगा। ये विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये इस प्रकार के जो बल होते हैं ये तारों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, ठीक है। तो तारों के मध्य इस प्रकार से बल कार्य करते हैं। अब यदि बात करें कि मंदाकिनी जो होती है, मंदाकिनी क्या है, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के जस्ट पास का जो तारा है वो कौन सा? सूरज है। अब सूरज के साथ साथ में बहुत सारे तारे मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी? मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, ठीक है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस है, उसके अंदर कितनी मंदाकिनियां हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं। कितनी है? 100 अरब। अब ऐसा बोला जाता है कि एक मंदाकिनी में, ऐसा बोला जाता है कि एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि 100 अरब तारे हैं। इसका मतलब तारों की टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 100 अरब में 11, ठीक है, 11 इंटू 10 की घात 11 मतलब 10 की घात 22, 10 की पावर 22, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने? 22 तारे हैं टोटल। कैसे हुआ ये? देखिए यदि एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। देखिए समझिएगा, और एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं और टोटल ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां हैं? 100 अरब। तो टोटल तारों की संख्या कितनी होगी, है ना? 10 की घात 11 किसको शो करता है? 100 अरब को, और ये भी 100 अरब को। टोटल कितने तारे हो गए? 10 की घात 22 तारे। मंदाकिनियों के बीच में बहुत सारे तारे हैं। जो तारे हैं उन तारों में बल काम कर रहा है। उन तारों का निर्माण किस में होता है? तो निहारिकाओं में होता है। समझिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मांड जो पूरा के पूरा विस्फोट हुआ, बहुत महाविस्फोट हुआ, उससे पूरा के पूरा जो द्रव्यमान था वो फैल गया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तो शुरुआत में जो पदार्थ रूप में था वो गैसीय रूप में था। जितना भी पदार्थ था, जितना भी द्रव्यमान था वो गैसीय रूप में था, ठीक है। शुरुआत में जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो परमाणुओं का निर्माण हुआ। देखिए इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे द्रव्यमान पहले तो गैस रूप में था, उसके बाद में तापमान धीरे धीरे कम हुआ। तो मैंने कल बताया था आपको कि पदार्थ पास पास में आने लगे तो द्रव अवस्था में आए, है ना, ठीक है। द्रव अवस्था में आए, द्रव से फिर ठोस अवस्था में आए। तो इस प्रकार से संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन की प्रक्रिया से अलग अलग पिंड बने, खगोलीय पिंड बने, ठीक है। तो तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, डन। उसी में ही हम कह सकते हैं कि यदि बहुत सारे तारे एक ही जगह इकट्ठे हैं किसी एक ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है डन। और हमारी जो पृथ्वी है या हमारा सूर्य है या हमारा सौरमंडल है वो किस मंदाकिनी में है? तो क्वेश्चन आ जाए कि हमारी मंदाकिनी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि हमारी मंदाकिनी कौन सी है, या हम इसे कहते हैं होम गैलेक्सी। देखिए कई बार शब्द आ जाता है होम गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारी होम गैलेक्सी है दुग्ध मेखला, ठीक है। हमारी मंदाकिनी का मतलब सूर्य, या फिर हम कहें कि सौर मंडल किसमें है, ठीक है, या फिर कहें सूर्य किसमें, या फिर कहें पृथ्वी किसमें है, ठीक है। तो पृथ्वी कौन सी मंदाकिनी में है? तो ये सारी चीजें हैं हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में। और दुग्ध मेखला के अलग अलग नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इस दुग्ध मेखला को हम आकाश गंगा भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, सील मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये तो डन, या समझ में आ जाएगा आपको, डन। आगे चलते देखिए
यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारी मंदाकिनी है, देखिए नेक्स्ट छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पूरा हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं इसका, कि दुग्ध मेखला जो है उसका आकार क्या है। तो दुग्ध मेखला का आकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्पिलाकार है, ये दुग्ध मेखला कैसी है, सर्पिलाकार है, मतलब स्पाइरल है, स्पाइरल शेप्ड है। ओके डन। स्पाइरल शेप्ड का मतलब होता है कि इस प्रकार की है ये, है ना, ठीक है, ये कैसी है, इस प्रकार की है। पर ध्यान रखिएगा इस दुग्ध मेखला के अंदर ही हमारा सूर्य भी है, पर सूर्य बिल्कुल सेंटर में नहीं है। पहले माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, पृथ्वी है, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे जैसे नई रिसर्च हुई तो फिर और बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि जो सूरज है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर 20वीं शताब्दी आते आते पता चला कि सूरज भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ब्रह्मांड का केंद्र और कॉर्नर अभी तक नहीं खोजा गया है, इतना अनंत है ये ब्रह्मांड। ठीक है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब मैं बात करूं कि जो मंदाकिनियां होती है उसमें सूरज है। अब मंदाकिनियों में अभी बोला कि सर्पिलाकार, तो बहुत सारी और भी मंदाकिनियां होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो मंदाकिनियों के आकार के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो मंदाकिनियां ध्यान से समझिएगा 3 आकार की होती है। एक तो होती है सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप्ड होती है, कुछ मंदाकिनियां होती है दीर्घवृत्ताकार, और कुछ मंदाकिनियां होती है अनियमित आकार की, मतलब इर्रेगुलर होती है। यदि टोटल मंदाकिनियों की बात करें कि ज्ञात है या अनुमान जो मैं बात करूं तो टोटल 80% जो मंदाकिनियां हैं, गैलेक्सीज हैं, वो कैसी हैं, सर्पिलाकार की होती है। और 17% कौन सी है, तो दीर्घवृत्ताकार है। और इसमें जो 3% बची है वो अनियमित या इर्रेगुलर आकार की है। और हमारी जो मंदाकिनी है वो कौन सी है, तो सर्पिलाकार है ना। ठीक है डन। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पर पूछा जाए कि किस आकार की जो मंदाकिनी होती है ना, किस आकृति की जो आकार में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो होती है सर्पिलाकार का वाली जो मंदाकिनी होती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर पूछा जाए कि हमारी मंदाकिनी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये मंदाकिनी है माना कि हमारी, ठीक है, मैं इमेजिन कराता हूँ, फिर एक बड़ा डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। डन। ये हमारी मंदाकिनी है माना कि यहाँ पर हमारा ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पर, अच्छा सेंटर है ये मंदाकिनी का। तो हमारा जो सूरज है उसके चारों तरफ कौन रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, वो पूरा के पूरा जो ये सूरज है ये मंदाकिनी के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, यहाँ तक डन है ना आपको। ठीक है, केंद्र के चारों तरफ है ना, केंद्र के चारों तरफ, और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है डन। अच्छा, अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो सूरज है ये भी जो हमारी दुग्ध मेखला है इसके सेंटर के पास, सेंटर में नहीं है ना, इसके कौन थोड़ा सा दूर है ना, इसकी दूरी पे बताऊंगा मैं, है ना, कितनी होती है, 30,000 होती है। ठीक है, 30,000 लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कि ये जो मंदाकिनी हमारी दुग्ध मेखला है इसके पड़ोस में भी एक मंदाकिनी है ना, इसकी पड़ोसी भी है, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी। अच्छा, दुग्ध मेखला की पड़ोसी मतलब हमारी जो मंदाकिनी है, होम गैलेक्सी है, इसके पास में कौन सी मंदाकिनी है, तो पड़ोस में कौन रहती है, पड़ोस में रहती है देवयानी, देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। ओके, इस मंदाकिनी का नाम, इस गैलेक्सी का नाम क्या है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। ये तो मैंने अलग से आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी या देवयानी गैलेक्सी, क्या नाम है इसका, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी है ये हमारे पड़ोस की है। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है, तो देवयानी से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि सबसे नजदीक कौन सी मंदाकिनी है। अच्छा, सबसे नजदीक की बात आए तो आप दुग्ध मेखला नहीं करना, है ना, दुग्ध मेखला में तो हम स्थित है। ठीक है, अब यदि पूछ लिया जाए कि हमारे घर के पास में कौन सा घर है, यदि पूछ लिया जाए आपसे हमारे घर के पास में कौन सा घर है, तो आप बोलोगे कि हमारा घर नहीं ना, हमारा घर नहीं, हमारे घर के पास में तो पड़ोसी का ही होगा ना। तो हम तो दुग्ध मेखला के अंदर है, तो हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला के अंदर है, तो इसके पास में भी एक मंदाकिनी है। ठीक है, इसी के पास में, देखिए इसी के पास में, ये लो भाई, ये इसी के पास में एक मंदाकिनी है, ये लो। ठीक है, इसी के पास में पड़ोसी, ये हमारी है ना, ये हमारी मंदाकिनी है जिसमें हमारा सूरज है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये पूरा सौरमंडल है इसमें। और इसके इस मंदाकिनी के जस्ट पास में असंख्य तारों की एक और मंदाकिनी है, वो भी सर्पिलाकार है। कौन सी, देवयानी। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए कि देवयानी किस आकृति की है, तो ये भी किस प्रकार की है, ये भी सर्पिलाकार है, स्पाइरल शेप्ड है, और सर्पिलाकार ही सबसे बड़ी होती है, मतलब ये दोनों बड़ी बड़ी है। अच्छा, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी से इस मंदाकिनी की दूरी कितनी है,
ठीक है। तो लगभग लगभग इस मंदाकिनी और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 2.5 लाइट ईयर। क्या लिख रहा हूं मैं? लाइट ईयर। अभी लाइट ईयर क्या होता है? तो एक लाइट ईयर में 9.461, ठीक है, इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये मैं जस्ट वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ, सारी वैल्यूज बताऊंगा। बिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर किसे कहते हैं, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए पूरा वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर मंदाकिनियों में बहुत सारे बादल उपस्थित होते हैं, गैसों के पुंज उपस्थित होते हैं। अब ये पुंज क्या होते हैं? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो अलग अलग बादल बने, मैंने आपको बताया था, और अलग अलग बादलों में तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। और उन तारों का निर्माण जिसके अंदर होता है उसे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। तो निहारिका, अच्छा, सौर निहारिका से ही हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो इस मंदाकिनियों के अंदर जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से बहुत सारे बादलों का निर्माण होगा, बड़े बड़े बादलों का, जिसमें अलग अलग तारों का निर्माण हुआ होगा। मतलब मंदाकिनियों के अंदर भी बहुत सारी निहारिकाएं उपस्थित होती है, नेबुलाज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और है ना, नोट डाल के, यदि आप नोट्स बना रहे तो जरूर नोट डाल के लिखिएगा यहाँ पर कि अभी अभी एक नवीनतम खोजी गई है मंदाकिनी, नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी, मतलब अभी अभी रिसेंट में एक गैलेक्सी की और खोज हुई है। करंट का क्वेश्चन बनता है आपके, बिल्कुल आपको याद रखना है। नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी कौन सी है? तो उसका नाम, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, ड्वार्फ गैलेक्सी है, एक प्रकार की ड्वार्फ गैलेक्सी। अच्छा, सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ गैलेक्सी एक कैटेगरी है, ठीक है, न कि एक मंदाकिनी है। मतलब ड्वार्फ का मतलब होता है, इंग्लिश में मैं बात करूं, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना या छोटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मंदाकिनी किस प्रकार की है? तो ड्वार्फ है। ड्वार्फ का मतलब बोनी मंदाकिनी है, छोटी मंदाकिनी है, ठीक है। और इस मंदाकिनी का नाम क्या है? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ड्वार्फ मंदाकिनी है जो खोजी गई है, इसका नाम क्या है? बेदिन 1। क्या नाम है? बेदिन 1, BEDIN 1, बेदिन 1। ये मंदाकिनी कब खोजी गई? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब खोजी गई, तो आपको बताना है कि ये फरवरी 2019 में खोजी गई। अच्छा, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस टेलीस्कोप के द्वारा खोजी गई, क्योंकि जितने भी चीजें हम देखते हैं ब्रह्मांड में वो टेलीस्कोप के माध्यम से ही देखते हैं ना, तो एक कृत्रिम उपग्रह है, एक टेलीस्कोप है, उसके द्वारा खोजी गई। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, उस टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। क्या नाम है? हबल स्पेस टेलीस्कोप। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो ध्यान रखना है आपको, एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मतलब, देखिए उपग्रह आपको पता है ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब उपग्रह, ये जो है कृत्रिम उपग्रह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है डन। जब मैं टेक्नोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा सैटेलाइट कैसे प्रक्षेपित किए जाते हैं, कैसे वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सारी चीजें डन। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि कृत्रिम उपग्रह, हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, आपको पता है, चंद्रमा, मून, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से पृथ्वी पर बनाए जाते हैं और पृथ्वी से फिर यान द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं ऊपर, और फिर वो एक रेंज को पार कर लेते हैं, तो फिर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और वो एक उसी उपग्रह के अंदर एक टेलीस्कोप भेजा गया है, वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। और ये कब प्रक्षेपित किया गया था? यदि ये और डिटेल पूछ ली जाए कि ये कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1990 में, ओके, प्रक्षेपित किया गया था। और इसने कब खोजा इस गैलेक्सी को? तो फरवरी 2019 में खोजा। चलिए यहाँ तक डन है, जल्दी से हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा फास्ट। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मंदाकिनियाँ क्या होती है, तो असंख्य तारों का समूह कहलाती है। मंदाकिनियों में बहुत सारे तारे उपस्थित होते हैं और वो तारे एक दूसरे से बल से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से बल होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यहाँ पर, और विद्युत चुंबकीय बल, यहाँ इस प्रकार के 2 बल कार्य करते हैं, ठीक है डन। और किस किस आकार की मंदाकिनियाँ होती है, किस किस आकार की गैलेक्सीज होती है? तो लगभग 3-4 प्रकार की होती है। सर्पिल आकार, दीर्घवृत्ताकार, अनियमित आकार की होती है।
सबसे ज्यादा बड़े साइज की कौन सी होती है, तो सर्पिल आकार जो स्पाइरल शेप्ड होती है, ठीक है, वो होती है लगभग। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भी किस प्रकार की मंदाकिनियां हैं इस ब्रह्मांड में, तो वो सर्पिल आकार की है, ठीक है डन। और सर्पिल आकार की मंदाकिनियों में नाम कौन कौन सा आता है, तो दो नाम आते हैं यहाँ पर। एक तो आता है दुग्ध मेखला का, कौन सा नाम आता है, एक तो दुग्ध मेखला का, और एक कौन सा आता है, देवयानी का, एंड्रोमेडा का नाम आता है। ये दोनों ही सर्पिल आकार की है। अच्छा, हमारी मंदाकिनियां होम गैलेक्सी कौन सी है, या सूर्य किस गैलेक्सी में उपस्थित है, या ऐसा पूछ लिया जाए कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का सदस्य है, सूर्य किस गैलेक्सी का सदस्य है, सौर मंडल किस गैलेक्सी का सदस्य है, यदि पूछ लिया जाए तो दुग्ध मेखला, मिल्की वे, आकाश गंगा, सीरमार्ग इस मंदाकिनी का सदस्य है। और क्वेश्चन आ जाए कि ये किस आकार की, सर्पिल आकार है, स्पाइरल शेप्ड है। क्वेश्चन आ जाए कि सूरज किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो सूरज जो हमारी दुग्ध मेखला है गैलेक्सी, उसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल अब मैं बताऊंगा और आगे, ठीक है डन। अच्छा, यदि हमारी ये हमारी गैलेक्सी मानेंगे, ठीक है, इसका ये केंद्र है, इस चारों तरफ इसके सूर्य चक्कर लगा रहा है, और ये हमारा सौर मंडल है, इसके अंदर पृथ्वी है, सौर मंडल, पृथ्वी और उसके जो सूरज है उसके ग्रह है, इसके केंद्र की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी के पड़ोस में कौन सी गैलेक्सी है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सबसे नजदीक या पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी मंदाकिनी है, ठीक है, नजदीक कौन सी मंदाकिनी है, तो कौन सी मंदाकिनी है, आपकी देवयानी मंदाकिनी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना कि पृथ्वी के सबसे नजदीक मंदाकिनी तो कौन सी है, आपकी देवयानी है, और कितना दूर है पृथ्वी से, कितनी दूरी है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है। इसको करेक्ट करिए जल्दी से, फास्ट इसको करेक्ट करिए, 2.5 मिलियन। देखिए मैं अब बार कह रहा हूं आपको, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन अभी मैं आपको कह रहा था, कंफ्यूज नहीं हो गया, ये क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी, तो देवयानी है। और क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा तो सूरज ही होगा, ठीक है, सबसे नजदीक सूरज है। अच्छा, सूरज के बाद कौन सा तारा है, वो मैं तारों में बताऊंगा, ठीक है। सूरज कैसा, कौन सा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, याद आया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है यहाँ पर। ये हमारी है मंदाकिनी, मिल्की वे, ठीक है जी। और ये किस प्रकार की मंदाकिनी है, आपको पता है कि ये एक प्रकार से सर्पिलाकार मंदाकिनी है, ठीक है। माना कि ये इसका केंद्र है, और इस केंद्र के चारों तरफ ये जो हमारा सन है, यह पूरा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, जो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है जी। ये देखिए, ये यहाँ पर इस प्रकार से गति कर रहा है, ये हमारा सूर्य है, और ये सूर्य के चारों तरफ इसके ग्रह है, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। और उसमें एक तीसरे नंबर पे ग्रह कौन सा है, पृथ्वी भी है, जो सूरज की चारों तरफ चक्कर काट रही है। ये देखिए, ये हमारा है सूर्य, ठीक है, सूर्य एक तारा है, और ये तारा इस मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कि, देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, एक पूछा जाएगा सूर्य का परिक्रमण काल कितना है। सबसे पहली बात, परिक्रमण काल, जो सूर्य का परिक्रमण काल होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष, या इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर का मतलब परिक्रमण, मतलब ये जो सूरज है ये मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा, तो वो कितने समय में लगाएगा, इसी को ये ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। और ये कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है जी, डन। आगे चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि इसका व्यास कितना है, जो ये हमारी मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी का फैलाव कितना है, फैलाव, ठीक है जी। ये देखिए, इसका व्यास, डायमीटर कितना है, यदि पूछ लिया जाए कि इसका व्यास कितना है या फैलाव कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 1 लाख लाइट ईयर का मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है जस्ट आगे। इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। चलिए, इतना है फैलाव मतलब इसका डायमीटर। अब इसका डायमीटर इतना है, व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आधी हो जाएगी ना, आधी कितनी, 50,000 लाइट ईयर, ठीक है। और 50,000 यहाँ केंद्र से लेके इसका जो हम कह सकते हैं कि फैलाव है यहाँ तक, है ना, परिधि तक कितना है, 50,000। तो केंद्र से लेके 30,000 पे हमारा सूर्य है, कितना, 30,000 पे, मतलब
यदि हम पृथ्वी और हम इसके केंद्र की दूरी या हमारे सौरमंडल की दूरी मापें तो ये कितनी है, लगभग 30,000 लाइट ईयर है। कितनी है, 30,000। इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार 3 × 10⁴ लाइट ईयर। ठीक है जी, ये दूरी होगी। अच्छा, और क्या पूछा जाता है, सूरज चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ, तो कितनी गति से लगा रहा है, सूर्य की गति यदि पूछी जाए कि सूरज चक्कर कितनी गति से लगा रहा है, तो यहाँ पर सूर्य का वेग आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो गति कर रहा है, तो सूरज का वेग है 250 किलोमीटर/सेकंड। आप इमेजिन करिए कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर चल रहा है सूरज, है ना। हमें महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हम सौरमंडल में हैं। जैसे समझिएगा, मैं आपको इमेजिन कराता हूँ कि आप एरोप्लेन के अंदर है और वो एरोप्लेन बहुत तेजी से गति कर रहा है, पर आपको महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि हम सोलर सिस्टम के अंदर हैं, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा है कि इसके केंद्र के चारों तरफ इतनी तेजी से गति कर रहा है, 250 किलोमीटर/सेकंड के हिसाब से गति कर रहा है। डन। इसका व्यास कितना हो गया, 1 लाख लाइट ईयर। केंद्र जो हमारी मिल्की वे है, इसका फैलाव, इसका आपको आकार तो पता ही है, मैंने आपको बता दिया था इसका आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार। इसका फैलाव 10⁵ कोटि का है, 10⁵ की कोटि का है, 10⁵ लाइट ईयर कोटि का। अच्छा, लाइट ईयर अभी मैं बताने वाला हूँ। एक लाइट ईयर में कितना, लगभग 10 ट्रिलियन, कहीं आपको 10 ट्रिलियन मिलेगा, कहीं आपको 9.5 ट्रिलियन मिलेगा। ठीक है जी, या एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कहीं आपको 9.61 × 10⁻12। ठीक है जी, डन, किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, इससे आगे हम देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित एक और शब्दावली आती है मंदाकिनी के बाद में, निहारिका। क्या आती है, निहारिका। और निहारिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, निहारिका को इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला। मंदाकिनी को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। ओके डन। निहारिका क्या होती है, निहारिका गैसों या जो डस्ट होती है, इसका क्लाउड होती है, बादल रूप होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में गैस, जो द्रव्यमान था, गैस के रूप में फैल गया सब जगह। फिर बाद में जैसे जैसे तापमान कम हुआ, तो तापमान कम होने के कारण जो परमाणु बने थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, वो पास आए, उनका संघनन हुआ, संघनन होने के कारण ही फिर निहारिका कहलाई। और यदि यहाँ से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सूर्य है ना, सूर्य का निर्माण ऐसे ही एक बादल में हुआ है, एक निहारिका में हुआ है। तो किस निहारिका में हुआ है, वो हुआ है सौर निहारिका में। ये आपको याद रखना है, हमारे सूर्य का निर्माण कहाँ हुआ है, सौर निहारिका में हुआ है। अच्छा जी, ये जो बादल होती है, ये जो बादल होता है, इन्हीं बादलों में किसका निर्माण होता है, तो तारों का जन्म होता है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो बादल है गैसीय रूप में, वो बादलों में संघनन की प्रक्रिया कंटिन्यू, संकुचन की प्रक्रिया कंटिन्यू चालू है। संकुचन होने के कारण वो पास आ रहे हैं, उसके बाद में ही तारों का निर्माण होता है। जब ठोस आकृति वो ग्रहण कर लेते हैं संकुचन के कारण, तो वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। इसका मतलब निहारिकाओं में तारों का जन्म होता है, इसलिए निहारिका का उपनाम, यदि निहारिका को ही हम और क्या कहते हैं, चूंकि यहाँ तारों का जन्म होता है, इसलिए इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी कहते हैं। जैसे नर्सरी में छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपको पता है ना, छोटे पौधे बड़े होते हैं, विकास होते हैं, वैसे तारों का जन्म विकास यहीं पर ही होता है, निहारिका में। चलिए, तो बादलों के रूप में होता है। अच्छा, ये मैं बात करूं कि बादलों में तत्व कौन कौन से होते हैं, इन बादलों में का संगठन क्या होता है, कंपोजिशन, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है। तो संगठन के रूप में आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 प्रकार की मुख्य गैसें उपस्थित होती है, एक होती है H और एक होती है He। ठीक है, तारों में आपको ये 2 गैसें ही आपको ज्यादातर याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो होती है हाइड्रोजन गैस और एक होती है आपकी हीलियम गैस। ठीक है, और ये दोनों जो गैसें होती है, अच्छा, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी पता है केमिस्ट्री में आती है, आपको बता दूं मैं, पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर तत्व उपस्थित है पृथ्वी पर, और जिन तत्वों की खोज हुई है उनको सीक्वेंस वाइज जमाया गया है। ठीक है जी, तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी में यदि परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए, परमाणु क्रमांक मतलब वो आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे है ये तत्व, तो आपको बता दूं कि ये दोनों जो तत्व हैं, ये तो है 1 नंबर पे और ये है 2 नंबर पे। इसके अंदर एक
प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनन से ही तारों का निर्माण होता है अत्यधिक, है ना। ज्यादातर हम बात करें तो ज्यादातर मात्रा में कौन सी होती है, ये दोनों गैसें ही वहां पर उपस्थित होती है। और इन्हीं गैसों से संबंधित ध्यान से समझिएगा, तारों में एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। कौन सी? तारों में एक प्रक्रिया होती है, कौन सी? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ही तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उन्हीं ऊर्जा से वो तारे चमकते हैं। डन। तो तारों में चमक, या हम कह सकते हैं कि सूरज भी एक तारा है, तो सूरज के अंदर भी जो चमक है, ऊर्जा है, प्रकाश है, वो किस प्रक्रिया के कारण है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण है। अब यहाँ पर बात करते हैं निहारिका की। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निहारिका। तो निहारिका है कि निहारिकाओं का जन्म कैसे होता है, निहारिका का जन्म कैसे होता है, निहारिका का जन्म, ठीक है। इनका जन्म कैसे होता है? तो इनका जन्म के 2 प्रकार है। एक तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, तो मैंने आपको बताया द्रव्यमान फैला होगा, द्रव्यमान फैला होगा तो संघनन हुआ होगा, तो वहां पर बादलों का निर्माण हुआ होगा। तो एक तो कारण क्या हो गया, किसकी उत्पत्ति, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय किसका निर्माण हुआ होगा? निहारिकाओं का। अच्छा, दूसरा कारण एक होता है किसके कारण? सुपरनोवा की घटना के बाद, सुपरनोवा की घटना के बाद। अब ये सुपरनोवा क्या होता है बता दूं मैं आपको। वर्तमान में भी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड संकुचित हो रहा है, शिथिल हो रहा है, मैंने बताया था आपको। तो कई ऐसे तारे होते हैं जिनका निर्माण होता है, पर जब उन तारों की अंतिम अवस्था आ जाती है, ठीक है, कहते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो भी कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगा, हाँ, है ना, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं बात करूं कि कोई भी तारा है तो वो तारा अंतिम अवस्था में एक विस्फोटक तारे का रूप भी ले सकता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तारों का जन्म जब पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। तो तारा जब अंतिम अवस्था में होता है, उसके द्रव्यमान के आधार पर, जब उसका द्रव्यमान सूर्य से के तुल्य जो द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, तब वो एक विस्फोटक तारा का रूप ले लेता है और विस्फोट होता है उस तारे में। विस्फोट के बाद में ही उसी घटना को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा। उसके बाद में भी द्रव्यमान फैलता है, फिर वापस तापमान कम होता है, वापस वही चीज, सेम चीज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब हुई थी उसी प्रकार से, और वापस निहारिकाओं का जन्म होता है। निहारिकाओं का जन्म के बाद में वापस तारों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड की संकुचन और शिथिलन वाली चलती रहती है, संकुचन फैलाव वाली प्रक्रिया चलती रहती है। अब आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज बता देते हैं, कुछ ऐसे मात्रक बता देते हैं जो इमेजिन करने में आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक चीज आएगी आपके यहाँ पर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या है। तो आपको याद रखना है 10⁻6 क्या है, मिलियन है, 10⁻9, देखिए 6, 9 एंड 12, 10⁻9 क्या है, बिलियन, और 10⁻12 क्या है, ट्रिलियन है। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3 के पेयर में। यहाँ पर कितने जीरो है? 3 और 3, 6 जीरो। ओके, यहाँ कितने हैं? 9, 3 के 3 पेयर्स हैं। ओके, और 10⁻12 में 3 के कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और इमेजिन करें तो आपको ये 1 मिलियन तो याद ही होगा कि क्या होता है, 10 लाख होता है। और यदि हम 3 का पेयर और लगा दें तो क्या हो जाएगा? 100 करोड़, डेफिनेटली 100 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। और 100 करोड़ को हम क्या कह सकते हैं? 1 अरब, बिलियन। चलिए नेक्स्ट, ट्रिलियन। देखिए हर जगह शब्दावली आएगी, अभी मैं आपको और बताऊंगा, तो आपको याद रखना है ट्रिलियन क्या होता है? 10⁻12, मतलब कितने? 4 के कितने पेयर्स हो गए, है ना, 3 के कितने पेयर्स हो गए? 4 पेयर्स हो गए, 3, है ना। ओके, तो ये क्या हो गया? 10 खरब, ठीक है। 10 खरब को हम क्या बोलते हैं? 1 ट्रिलियन। देन नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग। यहाँ पर पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होती है। तो 3 × 10⁵ का मतलब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। का मतलब होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है, वो प्रकाश की किरण 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। माना कि जो लाइट वेव है वो यहाँ है, और 1 सेकंड, तुरंत 1 सेकंड में, 1 सेकंड होती है वो कितना फास्ट चल रही है। देखिए इमेजिन करिए कि 1 सेकंड में वो प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगी। डन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वेग। और ये होता है निर्वात में, वैक्यूम में। ओके डन। माध्यम पर ये डिपेंड करता है, वो बताएंगे हम आपको फिजिक्स में। देखिए नेक्स्ट, इसी की जगह हम ऐसा भी कई बार ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, मीटर में चेंज कर दिया जाता है इस किलोमीटर को। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे हम? 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते ही 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में, 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके डन। चलिए इसको हम इमेजिन करें आगे और, है ना। एक होता है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है देखिए, है ना, प्रकाश वर्ष याद करिए। जो प्रकाश है वो 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करता है?
देखिए वापस समझिए, प्रकाश की किरण जो है, अभी हमने बताया कि एक सेकंड में तो कितनी दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर, पर यदि यही पूछ लिया जाए इसकी जगह ईयर में, 1 ईयर में कितनी दूरी तय करती है, तो कितनी तय करती है, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर पर ईयर, एक वर्ष में। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, एक सेकंड में कितनी करती है, 3 लाख, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लेता है कि एक मिनट में कितनी करती है, तो 3 लाख को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते जाइए चलिए इसी पास, यदि एक आर में पूछ लिया जाए कि एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो यहाँ पर इंटू 60 और कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। चलिए नेक्स्ट, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितनी दूरी तय करती है, तो यहाँ पर 24 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अच्छा, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश की जो किरण है वो इसी वेग से एक साल में कितनी दूरी तय करती है, तो 365 से इंटू कर देंगे, तो टोटली आपके ही आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, 9460800000000 किलोमीटर, ओके। और ये किसके लगभग किसके बराबर है, लगभग ये बराबर है आपके 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स के, ओके डन। 10 ट्रिलियन आ गया, यहाँ पर देखिए ट्रिलियन है ना, 3 के कितने पेयर्स, 4 पेयर्स, 1 2 3 4, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, पर याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस दूरी का मात्रक है। वर्ष आ गया तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ओके डन। वर्ष ये है कि प्रकाश की किरण एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, ओके डन, कितना, तो इतने किलोमीटर दूरी तय करती है। नेक्स्ट आगे चलिए, अब यहाँ पर एक और आता है ब्रह्मांड वर्ष। ये क्या होता है, देखिए ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है समझिएगा, पर ये समय का मात्रक है ना, कैसे, ब्रह्मांड वर्ष। अब ब्रह्मांड में हमारी एक मंदाकिनी है, अभी मैं समझाऊंगा मंदाकिनी क्या है, निहारिकाएं क्या है, तारामंडल क्या है, जिसे नक्षत्र भी कहते हैं, तारे क्या है, तारों का निर्माण कैसा होता है, सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी सौरमंडल का पार्ट है ना, पृथ्वी ग्रह है, ग्रह का एक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज में अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए इससे पहले हम ये देख रहे हैं क्योंकि आप इमेजिन कर पाए, है ना, हर दूरी, समय, क्योंकि ये सारी आपके टर्मिनोलॉजीज आगे वहां पर काम आएगी। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है। तो हमारी मंदाकिनी कौन सी है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, आकाश गंगा इसे कहते हैं हमारी, है ना। होम गैलेक्सी कौन सी है, दुग्ध मेखला। ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करता है, डन। चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, डन। अच्छा, अब पृथ्वी और सूरज ये सारे सौरमंडल, पूरा के पूरा सौरमंडल भी परिक्रमा करता है, सूर्य भी परिक्रमा करता है, किसके परिक्रमा, इस मंदाकिनी के केंद्र से के चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ, डन। और सूर्य और पूरा सौरमंडल, उसके जो ग्रह है वो दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, डन, यहाँ तक डन। अच्छा, तो चक्कर तो काट रहा है, जो पूरा सौरमंडल है ये दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पर यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सूर्य है वो मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, तो एक परिक्रमा या एक चक्कर वो कितने समय में काट लेता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 25 करोड़ वर्ष उसको लगते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य का परिक्रमण काल, अच्छा क्या क्वेश्चन आएगा आपके, सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, सूर्य का परिक्रमण काल कितना हो गया आपका, 25 करोड़ वर्ष। यहाँ तक डन है। चलिए इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, और ये समय का मात्रक है, आपको याद रखना है। चलिए